नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे, जो सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जिस तरीके के पैटर्न से जो है क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, वैसे ही क्वेश्चंस को जो है मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। एक-एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो है कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सारा कुछ मिलेगा, चाहे थ्योरी पेपर हो, चाहे पेपर्स हो, पीवाईक्यू सब कुछ यहाँ होगा, ठीक है? चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे ईवीएस पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो और सीडीपी तो है ही है, ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं। कई बार जो है आपने एक बार या पिछली बार एग्ज़ाम दिया था या उससे पहले एग्ज़ाम दिया था और आपका फिर भी पास नहीं हुआ है, 2-4 नंबर या 10 नंबर जितने भी नंबरों से आप रह रहे हैं, ठीक है, रुक जाता है आपका। तो आप हमारे साथ देख लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाता हूँ, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी तरीके का इशू आता हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हो सकेगा तो मैं दोबारा जो है उस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा है लेकिन बहुत बार पूछा गया है इस तरीके का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, क्यों किया गया था? विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ करने का क्या मूल उद्देश्य था? 4 ऑप्शंस हैं, इसको रीड करते हैं। राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके? नहीं। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके? ठीक है? या फिर जो है विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित जो है अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके? आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, बी, संपूर्ण विकास। और किसका? सभी बच्चों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, एक जो विद्यालय होता है वो बच्चा जो है वहां पर विद्यालय में बच्चे के सर्वांगीण संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद विद्यालय में क्या करता है एक टीचर? टीचर हमेशा बच्चे की निगरानी करता है, ठीक है, निरंतर प्रगति करता है, ठीक है। तो स्कूल जो होता है वो निरंतर प्रगति पर जो है जो है कार्य करता है। उसके बाद जो है स्कूल जो है बच्चे के अंदर जो है रटने की प्रवृत्ति को खत्म करता है, बच्चे के अंदर जो है क्रियात्मक और रचनात्मक गुण पैदा करता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराता है ताकि बच्चे और बेहतर सीखें और लर्न जो रटने की जो है ना, समझ से जो है चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को और अधिक सक्रिय बनाता है, अलग अलग तरीके का शिक्षण तकनीकों का विधियों का इस्तेमाल करता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको एक ही स्कूल में होता है। तो संपूर्ण जब विकास की बात हो रही है तो यहाँ पे उसके शारीरिक विकास की भी बात हो रही है, उसके मानसिक विकास की भी बात हो रही है, उसके उसके भावनात्मक पहलुओं की भी बात हो रही है ना? बहुत सारे अच्छे स्कूल्स जो होते हैं जिनकी फीस जो है 10-10 हज़ार रुपए होती है, वहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग तक की जाती है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है ताकि ये बता सके कि बच्चों को डेली किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके, है ना? तो ये बहुत यहाँ इसी चीज़ की बात हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे की सोचने की सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाएगा? अगर हम बच्चे के सोचने की प्रक्रिया को आधार बनाएं तो हम क्या रुचि कि उसका बच्चे का जो है इंटरेस्ट के आधार पर हम जानेंगे कि, है ना, या फिर उसके अनुभव के आधार पर सोचना, या तर्क के आधार पर सोचना, या अनुकरण मतलब नकल के आधार पर सोचना, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, तो नकल के आधार पर सोचना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है अनुभव के आधार पर सोचना। देखिए, बच्चों के संदर्भ में अनुभव इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, अनुभव जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा रहे होंगे। ये सीटेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन के नेचर्स थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स बताए, संपूर्ण विकास, निरंतर जो है प्रगति की निगरानी, रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना, क्रियात्मक और रचनात्मक, इनमें कोई भी शब्द का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब एक शिवम बच्चा है जो खिलौने खेलता है, उसके पापा लेके आए होंगे। अब वो खिलौने को जो है उसके अंजर पंजर खोल खाल के देखता है, मतलब उसको तोड़ता है, उसके अवयव को ध्यान से देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है, मतलब उनके पार्ट्स को अलग कर देता है। आप एक टीचर के रूप में आप उसे क्या कहेंगे?
या आप टीचर के रूप में या आप पेरेंट्स के रूप में, माता पिता के रूप में आप उसे किस तरीके से देखते हैं, क्या किस नज़रिए से देखते हैं? तो आप उसे गुस्सा होंगे, डांटेंगे, ये गलत बात है, तोड़ना नहीं चाहिए था, चीज़ें नष्ट नहीं करते, ऐसा बताएंगे आप? या फिर माता पिता से शिकायत करेंगे ताकि वो घर में भी ऐसी हरकतें करने से रोक सके, है ना? या फिर उसे समझाएंगे कि खिलौने को जो है तोड़ने से नुकसान होता है और इसलिए जो है उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। या फिर हम ऐसे बच्चे को जिज्ञासु छात्र मानते हुए, बच्चा मानते हुए, है ना, समझेंगे कि भाई इसकी जिज्ञासा क्या कह रही है, वो वस्तुओं की संरचना और कार्य प्रणाली को देखने और छूने और समझने के अवसर। तो भैया जब पता है कि बच्चा ऐसी हरकतें करता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बच्चा बहुत जिज्ञासु है ना? वो जानने की इच्छा रखने वाला बच्चा है हमारा। तो हम उसको जो है क्या करेंगे, हम उसको ऐसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वाले जो है खिलौने लेके आएँगे, जिसके ऑलरेडी पार्ट्स अलग-थलग होंगे और वो जोड़ेंगे। तो पज़ल्स टाइप के होते हैं ना, है ना? तो वो चीज़ लेकर आएँगे। जैसे एक पज़ल में जो है लॉयन बना होगा, अब लॉयन के एक-एक पार्ट्स को अलग कर देगा, फिर क्या होगा, बच्चा उसी लॉयन्स को समझते हुए कि लॉयन कौन से जो है पार्ट में कौन-सा हिस्सा लगेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे बात समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे बात समझ गए होंगे, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है संवेगों, इमोशंस या भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? अब कौन सी अवस्था में बच्चा जो है इमोशंस का बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग करता है, ठीक है? भावुकता का, बहुत जल्दी इमोशंस मतलब डर, प्रेम, है ना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब चीज़ों का जो है भाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था माना जाएगा, है ना, वो है बाल्यावस्था। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है आ, खुद मतलब कंट्रोल नहीं होते, ठीक है? हार्मोन्स की बात करें, हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो किशोरावस्था इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो है पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वो क्या कर रही है? तो पहले से पढ़ाए हुए टॉपिक को जोड़ते हुए उसने क्या किया, कुछ जो है सारांश लिखाने का प्रयास कर रही है एक टीचर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टीचर क्या हो रही है, बच्चे के पूर्व ज्ञान से वो जो है नए टॉपिक को जोड़ रही है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है मुख्य विचारों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है पहचानना सीखता है कि भाई कल मैंने क्या पढ़ाया था और आज क्या पढ़ रहा हूँ, इससे को रिलेट करता है ना? तो बच्चे के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सब बहुत सारी एक्टिविटीज़ मदद करती हैं। तो यहाँ पे पांचवें का आंसर देखिए, वो बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। या कि ऑप्शन बाकी भी पढ़ लेते हैं, बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है कि भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, समझ जाओगे, है ना, ऐसा। या फिर आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है, या फिर सामर्थ्यानुकूल बच्चे के स्मरण शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रेरित करी। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है तर्कसंगत आंसर है, ऑप्शन बाकी सभी गलत होंगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं? जो मेच्योर्ड विद्यार्थी होते हैं, मेच्योर होते हैं ना, जिनकी सूझबूझ मेच्योर हो जाती है, समझने लगते हैं, क्वेश्चंस पे तर्क करते हैं, है ना, वो आपकी बातों को सुनते हैं, सामाजिक रूप से जो है अच्छे होते हैं, सांस्कृतिक जो है एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, यही सब परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। तो ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं, ये क्या करते हैं कि इस बात में विश्वास करते हैं कि अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। भाई, क्या जो आप पढ़ रहे होते हैं उसमें इमोशंस का रोल नहीं है? गलत है। अपनी बौद्धिकता के साथ जो है अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो जो भी परिपक्व, जो मेच्योर होते हैं ना, आप बहुत मेच्योर होते हैं ना, तो आपको पता है कि कहाँ इमोशंस शो करना है, किस इमोशंस की जगह कहाँ पर है। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जहाँ गुस्सा नहीं दिखाना है वहाँ गुस्सा दिखाते हैं, जहाँ प्रेम नहीं दिखाना है तो वहाँ प्रेम दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो परिपक्व होते हैं, मेच्योर्ड मैन होता है ना, उसे पता है कि सही जगह क्या है और वहीं पे वो अपनी बात रखता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है? सारे ऑप्शंस आप पढ़ के चला करिए। अगर मैंने सारे ऑप्शंस पढ़े तो कई बार क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि 30 मिनट का वीडियो हो जाए, बच्चे को आंसर पता चल जाए और आंसर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो पता चल जाए, ठीक है, आप लोगों को। इसलिए मैं जो है सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ।
लेकिन आप पढ़ा करिए, क्योंकि आप पढ़ोगे ना तभी आपको क्वेश्चंस की समझ होगी, और इससे एक फ़ायदा होगा, चारों ऑप्शंस पढ़ने से आपको क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी जानकारी होगी। तो कई बार क्या होता है, ये ऑप्शंस कहीं और काम आ जाए, तो इसलिए ऑप्शंस ज़रूर पढ़िए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो है उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय जो है कलाकार बनना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे जो उपाय है वो सबसे कम प्रेरक था। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, या रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही और सहयोगी जो है संबंध डेवलप करे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। तो जब आप कलाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, तो आपके लिए पहली बात तो ज़रूरी है कि आप सहयोगी संबंध, सामाजिक संबंध डेवलप करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, कौशल पर अधिक ध्यान दें, जो भी आपकी एक्टिंग स्किल्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, है ना। संसार के श्रेष्ठ जो है रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से जो है संबंध जो है साहित्य पढ़ने की कोशिश करें, उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन जो है ए जो है सबसे कम होगा। छात्रवृत्ति पाने का जो है यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत होगा, ठीक। चल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो क्लासरूम में लर्निंग के लिए जरूरी है, कौन सा। तो यहाँ पे बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों का जो है संख्या को बढ़ा देना, मतलब जितने परीक्षण है टेस्ट की संख्या बढ़ा देना, ताकि जो है बच्चा लर्निंग सीख सके। नहीं, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति का इस्तेमाल करना, कालांश की। ये तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। 9वां क्वेश्चन है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल करके काम करती है। एक बच्ची जो है जैसे बोल बोल के काम कर रही है ना, अपनी पहेली को सॉल्व करते हुए, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो जो भी कर रही है वो कर रही है बोल बोल करके काम कर रही है। जैसे अक्सर हम लोग ना जब अकेले में होते हैं तो आप हर एक व्यक्ति जो है अपने जब भी कोई कार्य कर रहा होता है तो बोलता रहता है, अपने बड़बड़ाने, जिसे कहते हैं बड़बड़ाना कहते हैं हमारी भाषा में, ठीक है। स्वयं को निर्देशित करती है और स्वयं को संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की की। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक का नाम आ गया लेव वाइगोस्की। ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है सोशियो कल्चर जो है थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इनका मानना है कि जो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, या कह लीजिए बौद्धिक विकास होता है, वो इस बात पर टिका है कि बच्चा कितना सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से लोगों से जुड़ा हुआ है। जितना समाज और संस्कृति में रहेगा, लोगों के साथ तालमेल बिठाएगा, क्रियाकलाप करेगा, बातें करेगा, वैसे ही उतना उसका ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है, उतना ही उसका बौद्धिक विकास होगा। तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है लेव वाइगोस्की ने 3 बातें और कही स्पीच के संदर्भ में, कि भाई बच्चा जो है जब छोटा होता है या बड़ा होता है, कि वो 3 तरीके के स्पीच का इस्तेमाल करता है। स्पीच का मतलब है कि वो भाषा जिससे वो अपने कार्य को एक निर्देश देता है, या फिर कह लीजिए एक दिशा देने का दिशा देने का जो है प्रयास करता है। तो स्पीच है, एक तो सोशल स्पीच, ठीक है, एक है प्राइवेट स्पीच, है ना, और एक है PRI, प्राइवेट स्पीच, और एक है इनर स्पीच, ठीक है। तो सोशल स्पीच में क्या होता है, सामाजिक रूप से बच्चा बातचीत करता है, हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे अपनी समस्याओं को प्राइवेटली जो है नहीं करता, यहाँ पे सोशली जो है अपनी समस्याओं को, जैसे दोस्तों से कहना है ये देखो मेरा खिलौना टूट गया, इसको जोड़ के तुम दिखाओ भैया, ऐसा करता है ना। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा अपना खिलौना खेल रहा होता है चुपचाप और बोलता जाता है, जैसे गाड़ी चलाता है ना, तो अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे देखो, ये देखो मेरी गाड़ी आई है, ऐसे करता है ना। तो वो हो गया प्राइवेट स्पीच। अब सोशल स्पीच जब बड़ा हो जाता है ना थोड़ा बच्चा, तो सोशल स्पीच को प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, मतलब अब सोशली कम और अपने आप से ज़्यादा बातें करता है। अब वही बातचीत अगर वो अपने मन ही मन में करे तो इनर स्पीच होता है। तो जैसे और उम्र में हो जाएगी तो इनर स्पीच, जैसे अक्सर बड़े लोग जो है इनर स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर नहीं, हमारी मम्मियाँ जो है कहती थी
कुछ बोलते क्यों नहीं हो, क्या समस्या है ना? चुपचाप मन ही मन में जो है कुछ दिमाग चलाते रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो, कुछ तो लग रहा है कि कुछ सोच रहे हो, यही वाली बात हो रही है। तो यहाँ जब 3 स्पीच की बात हो, सोशल, प्राइवेट और इनर, इन 3 स्पीच का नाम आए तो आपको तुरंत याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो आत्म केंद्रित वाचन से है। देखिए यहाँ पे निजी, प्राइवेट स्पीच, सामाजिक स्पीच और ये है इनर स्पीच। तो यहाँ पे देखिए बोल बोल करके कार्य करिए, तो माफ कीजिएगा, इसको हम निजी स्पीच कहेंगे। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। ठीक है, अविवेकी स्पीच से कोई संबंध नहीं है। तो वाइगोत्स्की में ये 3 स्पीच है। चलिए, व्यक्तिगत जो है भिन्नता का क्या अर्थ है? अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का क्या मतलब है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। तो कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप में समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं सब कुछ समान होगी, असामान्य होंगी। ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक इमोशंस के तौर पे दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि का जो है स्पीयरमैन जो है परिभाषा में कारक जो है जी है। देखिए स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था, द्वि कारक सिद्धांत दिया था, द्वि कारक सिद्धांत दिया था। द्वि कारक मतलब है दो कारक है। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें एक फैक्टर है जी फैक्टर और एक फैक्टर है एस फैक्टर। जी फैक्टर को बोलते हैं जनरल फैक्टर, इस सामान्य फैक्टर, और एस को बोलते हैं स्पेसिफिक या विशिष्ट फैक्टर। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, कुछ लोगों में सामान्य फैक्टर होता है, कुछ लोगों में स्पेसिफिक फैक्टर होता है, और यही दो चीजें इन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो यहां पे जो जी फैक्टर की बात हो रही है, इसे सामान्य बुद्धि के रूप में जानेंगे। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अब देखिए प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता जो मतलब बहुत अच्छे प्रतिभाशाली हैं और जो लर्निंग में सीख रहे हैं, तो उनके लिए क्या जरूरी है? तो 12वें का देखिए, वह अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं और सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। प्रोग्रेसिव आंसर हमें ढूंढना है और हमें आंसर मिल गया है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, मेच्योर्ड मैन होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं और मेच्योर हो, सामाजिक रूप से उनका लालन पालन अच्छा हुआ, माँ बाप ने उसको अच्छी सर्विस परवरिश दी हो, तो वो दूसरों को भी अधिक कुशल बनाते हैं। अब वो मददगार होते हैं, दूसरों को मदद करते हैं। जैसे बच्चे को क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको बताएगा, अभी भाई ऐसे कर, है ना। अच्छे दोस्त तो यही होते हैं ना। एक दोस्त, दो दोस्त जो है रूम में रहते थे, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। न्यूज़ है और रियल न्यूज़ है। दो बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, लेकिन दूसरा वाला उसकी हमेशा मदद करता रहा। मतलब पहला वाला जिसके सिलेक्शन हुआ वो दूसरे वाले की हमेशा मदद करता रहा, और अंततः नेक्स्ट ईयर जो है उसका भी हो गया। इस बात का उसने जिक्र किया कि मेरे दोस्त ने जो है मेरी पूरी मदद की है, इस तरीके। तो यहाँ पे वो अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं और सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्याजे। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप सही टॉपिक पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पता है तो प्लीज आप मेरा जो है जीन प्याजे वाला वीडियो देख लीजिए। कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, उसको देख लीजिए। बाकी नहीं तो मैं आपको कुछ टाइम के बाद मैं सारे जो है थ्योरी वीडियोस दोबारा री अपलोड करूंगा, बाकायदा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी जीन प्याजे की बात करते हैं। तो जीन प्याजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक जो है संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे महसूस करते हैं और डॉट डॉट का सहारा लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन का मतलब है कि जब बच्चे का जो मौजूदा ज्ञान है, जो मौजूदा ज्ञान है के अनुसार, जो संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, जो उनका स्कीमा है उसको नहीं समझ पाते, तो वो जो है असंतुलन जो है फील करते हैं, असंगति, असंतुलन फील करते हैं, और किस चीज का सहारा लेते हैं? अनुकूलन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन यहां पे ए सही होगा। अब यहां पे बात समझिए, दो बातें जीन प्याजे के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। अनुकूलन के माध्यम से ही बच्चा संतुलन की अवस्था में आता है। अब अगर हम बात करें कि अनुकूलन कैसे दो चीजों पर टिका हुआ है, तो दो चीजें हैं। एक तो आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण है, ठीक है, अनुकूलन का सहारा लेता है, और एक है समायोजन।
दोनों शब्द नोट कर लो। फिर से कहूंगा, समायोजन को कहते हैं एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, और आत्मसातीकरण को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि बच्चे की जो स्कीमा है, स्कीमा का मतलब होता है, जब भी स्कीमा शब्द आए तो समझिएगा ये जीन प्याजे का शब्द है। स्कीमा मतलब होता है जो भी दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है वो स्कीमा है, और उस इंफॉर्मेशन में कोई नई जानकारी हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो एसिमिलेशन कहते हैं। जोड़ना शब्द से जुड़ेगा तो एसिमिलेशन होगा। जैसे एक बच्चे को पता था कि पेट एनिमल्स के बारे में पूछा आपने, तो उसने कहा कि काऊ, काऊ इज अ पेट एनिमल। फिर उससे आपने पूछा और बताओ, तो उसका डब्बा गुल हो गया, वो कुछ नहीं बता पा रहा। तो आपने कहा डॉग, डॉग इज ऑल्सो अ पेट एनिमल। तो जब आप उसको ये बताते हो कि काऊ इज अ पेट एनिमल एंड डॉग इज ऑल्सो अ पेट एनिमल, उसके बाद गोट बताते हो, उसके बाद और भी जो है जानवरों को बफेलो बताते हो, कैमल बताते हो, हॉर्स बताते हो, तो वो बच्चा देखिए जानकारी इकट्ठी करता जा रहा है ना दिमाग में। तो इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण, मतलब पुरानी स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना। बात यहां समझ गए। अब जहां समायोजन का बात होगा, एकोमोडेशन का बात होगा, वहां पे कहेंगे कि पुरानी स्कीमा में नई जानकारी का निर्माण करना, मतलब पुरानी स्कीमा में संशोधन करना। तो यहां पे जो चेंजेस होगा, यहां पे संशोधन होगा। यहां पे बच्चा ध्यान रखिएगा, संशोधन शब्द याद रखिएगा। यहां पे जोड़ना आत्मसातीकरण में, और समायोजन में संशोधन शब्द, मतलब नई जानकारी का निर्माण करना ताकि जो है वो जानकारी समझ सके। जैसे उसको पता है कि सारे पक्षी उड़ सकते हैं, ये उदाहरण उसको पता है, सारे पक्षी उड़ सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन टीचर ने कहा कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन वो पक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो उसने कहा कौन सा सर, ऐसा तो कोई भी जानवर नहीं होता कि जो उड़ नहीं सकता। बर्ड्स, बर्ड्स कैन फ्लाई, हमने ये वाला जो है राइम्स भी पढ़ी है, बर्ड्स कैन फ्लाई, तो है ना। तो या फिर बताता है पेंगुइन एक जो है पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। फिर उसको बताते हैं ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग भी एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो कुछ दो जानकारियां उसने दे दी, बात यहां समझ गए। तो यहां पे उसने संशोधन कर लिया। फिर अब उसने क्या किया कि पुरानी जानकारी में संशोधन कर दिया और नई जानकारी उस संशोधन करके उसमें ऐड कर दिया। बात यहां समझ गए। तो ये जो आंसर है ऑप्शन ए है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना। एक दो शब्द से संशोधन यहाँ जोड़ लेना, यहाँ शब्द है ऐड करना, जोड़ना, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। कक्षा में एक बच्चा हमेशा अपने आप को सबसे अच्छा मानता है और अच्छी बातें ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है, दूसरों की बातों को कम महत्व। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को मान रहा है, अपनी ही बातों को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, दूसरों की बातों को महत्व ही नहीं देता। तो ऐसे बच्चों के लिए कौन सी प्रवृत्ति, तो यहाँ देखिए, जो बच्चा सिर्फ केवल अपनी बात करे, अपनी बात करे, दूसरों की बातों को महत्व न दे, उसे कहते हैं नार्सिज्म की प्रवृत्ति का होना। ऑप्शन यहाँ पे सी, जो अपने आप को, अपने आप से प्यार करे ज्यादा। ठीक है, नार्सिज्म, अपने बारे में सोचे। आत्म केंद्रित क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड में होता है कि हर चीज को वो अपने नजरिए से देखता है, सेल्फ सेंटर्ड। यहां पे प्रेम की बात हो रही है, चीजों को अपने को ज्यादा पसंद करें, अपने कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करें। आत्म केंद्रित में क्या होता है, यहां पे अपनी चीज, हर चीज को अपने नजरिए से देखना होता है। अहंकारी में क्या होता है कि वो स्वयं को दो है दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, बहुत अहंकार है, हाँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तू चल निकल, ऐसे बोलते हैं ना, अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। तो वो स्वयं को जो है दूसरों से बेहतर मानता है, श्रेष्ठ मानता है। ठीक है। और हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि किसी को जो है प्रभावित करने की जो है एक विधि को हिप्नोटिज्म कहते हैं। तो कई बार होता है ना कि अबे यार इसके सामने पड़ा नहीं, इसका कैसा व्यक्तित्व है भाई, नेचर है, पर्सनालिटी है, वो हिप्नोटाइज कर लेता है यार, जैसे है ना। तो ये चीज़ होती। तो यहाँ पे पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सब कोई ना कोई इसमें से पूछ लेगा। आपको ध्यान रखा है, नार्सिज्म वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हिप्नोटिज्म वाला भी इंपॉर्टेंट है, इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रयास और भूल जो सिद्धांत है ये दिया गया था थॉर्नडाइक ने। ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है सीखने के सिद्धांत से, जिसमें थॉर्नडाइक ने बताया कि व्यक्ति जो है तीन तरीके से सीखता है, निरंतर अभ्यास करके, है ना, अभ्यास करके, और उसके तत्परता, अपने कार्य में जो है तत्परता, रुचि, इंटरेस्ट दिखाकर रेडी रहना हमेशा,
और किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के अपने सीखना, ठीक है, जैसे कि जो है इनाम के प्रभाव में आके डर के मारे जो है सीखना, या फिर और भी कुछ जो है प्रभाव, बाहरी प्रभाव, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 बातें हैं। थॉर्नडाइक जुड़ा हुआ है, प्रयास और भूल अभ्यास से जुड़ा हुआ है, प्रयास और भूल का सिद्धांत अभ्यास से जुड़ा हुआ है, मतलब आप डेली प्रयास करिए, फिर आप एरर, गलतियां, भूल का मतलब है गलतियां करिए, फिर प्रयास करिए, फिर गलतियां करिए, फिर प्रयास करिए, फिर गलतियां करिए, तो आप एक ना एक दिन जो है चीजों को सीख जाएंगे, बेहतर तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो देखिए, बच्चा जो है वस्तुओं को सही क्रम में लगा लेता है ना। तो ये जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के तहत 4 चरण दिए गए। पहला चरण संवेदिक पेशी अवस्था है, दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, चौथा जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो वस्तुओं को जो है क्रम में लगा लेता है ना। तो ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है, और वस्तुओं को क्रम में नहीं लगा पाता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है। जब बच्चा जो है अपने सेंसरी सेंसेस का प्रयोग करके जो है सीखता हो, जैसे अंगूठा चूसना, ना मुट्ठी बंद कर देना, रोना, पैर पटकना, ये सारे भाव जो है प्रकट होते हैं संवेदी पेशी अवस्था में, ठीक है। और हाइपोथेटिकल वैज्ञानिक सोच का होता है अमूर्त अवस्था में, ठीक है। चलिए, कक्षाओं में जो है छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार से निपटना चाहिए? तो भैया, अगर बच्चा असफल हो रहा है तो एज अ टीचर आपको कैसे, कोई रणनीति तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आपको जो है तरीका ये होना चाहिए कि आप खुद जो है अपनी जो शैक्षणिक जो है रणनीतियां हैं उसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स आप देखें कि मैं क्या सही पढ़ा रही हूँ तो क्या क्या मुझसे छूट रहा है उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त, है ना, मुझे और भी क्या चीज़ें करनी चाहिए, अपने बारे में अपने बारे में मतलब उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को सोचना। आलोचनात्मक परीक्षण, जहाँ पे आप सिर्फ केवल आलोचना ही नहीं करनी कि केवल डीमेरिट्स के बारे में, आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बारे में बात करनी है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा, बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पे गलत होंगे। शैक्षिक जो है विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो हम स्कूल में मूल्यांकन क्यों करते हैं? छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं कि भैया बच्चा कितना ग्रोथ किया, है ना, इस टेस्ट में यूनिट 1 में कितने नंबर लेके आया, और इसके जो है पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, मुझे लगता है कि एज अ स्कूल में जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, जिसे कहते हैं ओरल, वो बहुत ज़रूरी है। ओरल एक्टिविटी इतनी ज़रूरी है कि बच्चों को जो है कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। और ओरल एक्टिविटी केवल क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए, बैठाल करके बीच ग्राउंड में होनी चाहिए, और भी क्लासेस के बच्चे आएँ और माइक दे करके जो है देनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे के अंदर बोलने और जो हेजिटेशन है वो खत्म हो। इतने बड़े क्राउड को जो है देख करके वो हिचकिचाए नहीं, ठीक है, आंसर वो चाहे जैसा दे, उसको बूस्ट करना है। तो यहाँ पे जो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का मूल होता है वो बच्चों की प्रगति का आकलन करना होता है, ताकि कोई भी कमी हो तो उसको दूर किया जा सके, ठीक है। बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए टीचर की क्या भूमिका है? तो बाइगोस्की क्या कहते हैं, ये बात आप दिमाग में याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक बात कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो यही कहेंगे कि भाई बच्चों के साथ तालमेल बिठवाओ, बच्चों के साथ बैठाओ, बच्चों के साथ बातचीत करना, बच्चों के साथ एक्टिविटी कराओ, है ना, है ना, ये सारी चीज़ होंगी। तो छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए टीचर की क्या जो भूमिका है? आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। आलंबन का मतलब होता है जो है बच्चों के साथ बैठ करके बातचीत करके, तो सामाजिक हो रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही, मतलब बी आंसर सही होगा, ठीक है, ए नहीं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्नलिखित में से किस से हुआ है? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005 का, तो इसका उद्धरण कहाँ से हुआ है? तो 20वें का आंसर है ऑप्शन ए, सभ्यता और प्रगति से हुआ है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो है कविता से लिया गया ये उद्धरण है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। बहिर्मुखी जो विद्यार्थी होते हैं अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर अलग होते हैं, भिन्न होते हैं? बहिर्मुखी विद्यार्थी वो विद्यार्थी होते हैं जो
हिचकिचाते नहीं हैं, बोलने में शर्माते नहीं हैं, सामाजिक रूप से उठना बैठना पसंद करते हैं, दब्बू किस्म के नहीं होते हैं, है ना? हमेशा हलचल पैदा करते रहते हैं। तो ये बहिर्मुखी विद्यार्थी होते हैं। और अंतर्मुखी क्या होता है? चुपचाप रहना पसंद करते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत करना उनको अच्छा नहीं लगता, अपने में ही रहते हैं। तो ये अंतर्मुखी होते हैं। तो बहिर्मुखी विद्यार्थी जो है मजबूत भावनाएं और पसंदगी और नापसंदगी या मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो 21वें का है ऑप्शन बी। बच्चा जो है बहिर्मुखी विद्यार्थी जो है अपनी भावनाओं को बाहर उड़ेलता रहता है कि क्या है क्या, जितना कुछ बोलना होता है। कई लोग होते हैं ना कि घर में लोग, किसी के घर में कोई आया हो मेहमान, तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं और वो बात नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं खूब बातें आते करते हैं, खूब, भले ही आप अकेले चाहे जो कुछ करते हो, लेकिन जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है या आपके परिवार का कोई आ जाता है तो आप खूब बातें करते हैं। तो ये दो अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। एक अच्छा विद्यालय वो होता है, क्या होता है, जहां पे कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता हो, या फिर प्रत्येक बालक जो है खुशी का अनुभव करे और बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे। नहीं, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई गेस, मुझे लगता है सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही किए होंगे। निम्नलिखित में से जो है सामाजिकरण के दूसरे कारक के रूप में हम देख रहे हैं, तो प्राथमिक सामाजिकरण दो तरीके से होता है, प्राथमिक कारक, द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक वो होता है जो प्राइमरी तौर पे बच्चे के सामाजिकरण में रोल अदा करता है, जैसे उसके माता पिता, उसका घर, उसके सगे संबंधी, है ना, जो डायरेक्टली इंटरैक्ट, जो अटैच्ड होते हैं। दूसरे कारक में आते हैं उसके दोस्त, उसके आसपास के पड़ोस के लोग, है ना, और उसका स्कूल, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, जो भी वट एवर जो है आपके दिमाग में आए। तो यहाँ पे जो दूसरा कारक जो है आंसर देंगे अगर हम 23वें का, तो यहाँ पे किताबें और पत्रिकाएं ये दूसरे कारक हैं। निकट का परिवार जो है प्राथमिक कारक है। मीडिया और स्कूल ये द्वितीय कारक। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। बाल मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डॉट डॉट होते हैं। देखिए, संज्ञान और भाव, संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निटिव और भाव मतलब इमोशंस, है ना, ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर इमोशंस कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। हर वक्त आप डर के माहौल में रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। हर वक्त आप जो है प्रेम के माहौल में रहेंगे तो हमेशा ख्याली पुलाव उड़ाते रहेंगे। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो आप इमोशंस को सही से रीड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा इमोशंस दिखाना है, कहाँ पे कौन सा इमोशंस नहीं दिखाना है, ये सारी चीज़ें होती। तो ऑप्शन यहाँ पे एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंधित है। तो वो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय जो है व्यवहार पर आधारित है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? यह सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन यहां पे जो है बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जो है सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो यहां पे 26वें का आंसर है, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे। तो देखिए, अधिगम योग्य वातावरण के लिए जरूरी है कि एक लंबे समय तक निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर होमवर्क देते रहना, सीखने वाले द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बच्चों, एक टीचर के तौर पे कुछ छूट देना है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसका चयन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाड़ प्रदान करना, पाड़ का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प प्रदान करना, ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो टेम्परेरी हेल्प प्रदान करना, बच्चों के बीच जो है संवाद जो है को प्रोत्साहित करना, मतलब सामाजिक रूप से अधिगम की बात हो रही है ना। तो ये जुड़ा हुआ है, दोनों टर्म्स जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है बाइगोस्की से। और यहां पे जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD से कहते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। तो 27वें का यहाँ पे
जो है ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलना चाहिए? तो खेल खेलने से क्या होता है, उसका शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ये तो बिल्कुल सही है भाई, जब आप खेलते हो तो शारीरिक रूप से तो और बेहतर हो पाते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स तो सही है। ये शिक्षकों को काम करना आसान बनाएगा, ये समय बिताने में, या यह सहयोग की भावना डेवलप करता है, शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी ज्यादा तर्कसंगत आंसर है ए की अपेक्षा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, ज्ञान के विकास का सिद्धांत कह सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है आपको एग्जाम में पेश किया जाएगा, जिसमें इन्होंने पियाजे ने कहा कि भैया 4 चरण होते हैं, कोई भी चरण छोड़ नहीं सकते, हर चरण क्रम में आएगा। और ये 4 चरण कौन से हैं? तो पहला इंद्रिय गामक अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा उत्तर या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो सी यहाँ पे गलत होगा, उत्तर नहीं होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन है, ये क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है और उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? ये प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्रकृति और पोषण विवाद के रूप में दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी लगाना है आंसर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बहुत सिंपल भाषा में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाते, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लेवल में पूछे जाते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ें, थोड़ा कंफ्यूज हो, समय आपका वेस्ट हो, ये उनका मूल लक्ष्य होता है। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छुपा होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का है। आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपके इस पेपर में जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।